हम 30 तक क्वेश्चन देखे थे, अभी 31 से देखेंगे। शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक जिन युक्तियों का सहारा लेता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रशिक्षण विधि, शिक्षण विधि, अर्जन विधि या फिर अधिगम विधि? तो इसका उत्तर है शिक्षण विधि। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियों के बारे में, उसी की परिभाषा क्या है कि शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक जिन युक्तियों का या फिर जिन विधियों का सहारा लेता है उन्हें कहते हैं शिक्षण विधि। भाषाई कौशलों का स्वाभाविक या फिर मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। उत्तर है इसका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये है भाषाई कौशल जो 4 होते हैं, उनका स्वाभाविक या फिर कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सु बो पली। भाषाई कौशलों में से स्थायी कौशल कौन सा है? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इनमें से लिखना जो है, लेखन कौशल जो होता है वो स्थायी कौशल होता है। ठीक है, हम कभी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो वो अस्थाई है। बोलते हैं, भूल जाते हैं कि हमने कुछ बोला भी था, वो भी अस्थाई है। सुनते हैं, उसको भी भूल सकते हैं कि हाँ हमने कुछ सुना था, वो भी अस्थाई है। लेकिन हम लिखते हैं, चाहे उसको भूल भी जाएं, लेकिन क्या वो लिखना कभी मिटता है? वो मिट नहीं सकता। ठीक है, वो स्थायी है। एक बार हम लिख देते हैं तो वो स्थायी बन जाता है। तो लिखना क्या है? स्थायी कौशल है। किसने कहा था बालक पहले लिखना सीखता है उसके बाद पढ़ना? मतलब देखिए, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जो स्वाभाविक क्रम है वो क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि पहले बच्चा पढ़ता है उसके बाद लिखता है। लेकिन ऐसा कौन था जिसने कहा था कि बच्चा पहले लिखना सीखता है उसके बाद पढ़ना सीखता है? फ्रोबेल, डिवी, एडम्स, मोरिया मॉन्टेसरी। तो यहाँ पर जो है उत्तर है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। उन्होंने कहा था कि बालक जो है पहले लिखना सीखता है उसके बाद पढ़ना, मॉन्टेसरी ने कहा था। निम्न में से कौन से कौशल अभिव्यक्तात्मक हैं? और अभिव्यक्तात्मक के जगह अगर आपको मिले प्रक्षेपणात्मक कौशल या फिर अभिव्यंजनात्मक कौशल तो भी सेम है। सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना या फिर पढ़ना, सुनना। तो उत्तर है यहाँ पर बोलना और लिखना। ये जो दोनों कौशल होते हैं ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक। मतलब क्या है? इनके सहारे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? बोलकर हम अपने विचारों को या तो किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं या फिर उसको लिखकर हम दिखा सकते हैं। अपने विचारों को हम लेखन के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए अभिव्यक्तात्मक कौशल। किन कौशलों का मुख्य उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना है? यानी कि ये भी हो सकता है कि ग्रहात्मक कौशल कौन से हैं या फिर अवबोधात्मक कौशल कौन से होते हैं? बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर सुनना और पढ़ना। तो यहाँ पर उत्तर है सुनना और पढ़ना। ठीक है, जैसे हम बोलकर कुछ अभिव्यक्त करते हैं, लिखकर कुछ अभिव्यक्त करते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हुए? अभिव्यक्तात्मक कौशल। वैसे ही यहाँ पूछा है कि ग्रहात्मक कौशल। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे कौशल होते हैं जिनके माध्यम से हम जो है अर्थ को ग्रहण करते हैं? तो उत्तर सुनना, पढ़ना। या तो हम कुछ सुनते हैं और जो हम सुनते हैं उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो हो गया। और एक पढ़ना। ठीक है, हम पढ़ने के माध्यम से भी अर्थ ग्रहण करते हैं। जो हम पढ़ते हैं ऐसे ही तो नहीं पढ़ते हैं ना, उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो सुनने के माध्यम से और पढ़ने के माध्यम से हम अर्थ ग्रहण करते हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है ग्रहात्मक कौशल। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलना। ठीक है, स्पष्टता, शिष्टता, अशुद्धता या फिर गतिशीलता। तो पूछा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है और उत्तर है उसका अशुद्धता। ठीक
ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता होती है स्पष्टता होती है, शिष्टता भी होनी चाहिए और शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। अशुद्धता गलत है। गतिशीलता भी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? स्वाभाविकता, शुद्धता, मधुरता, भावानुकूलता, यानी कि भाव के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें रोना आ रहा हो और हम जोक करें, या फिर हमें हंसी आ रही हो और हम दिखाएं कि हम जो है रो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव के अनुकूल हमें बातें करना चाहिए। प्रभावोत्पादकता, ठीक है, मतलब प्रभाव जिससे क्या है प्रभाव जो है उत्पन्न हो सके। प्रसंगानुकूलता, प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। और है एक अवसरानुकूलता, ठीक है, अवसर के अनुकूल होना चाहिए। आकाशवाणी, दूरभाष, ध्वनि विस्तारक यंत्र, ये होता है लाउड स्पीकर, ठीक है, आदि किस कौशल के साधन हैं? श्रवण, कथन, पठन या फिर लेखन। तो इसका उत्तर है श्रवण। आकाशवाणी जो है क्या है? रेडियो हो गया और दूरभाष हो गया, जो लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है, ये तीनों जो हैं श्रवण कौशल के साधन हैं। भावानुरूप लय, गति एवं यति के ज्ञान हेतु किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है? यानी कि लय, गति, यति आदि जानने के लिए हमें किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है? श्रवण, लेखन, पठन, संभाषण। संभाषण यानी कि बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा डी ऑप्शन, संभाषण, ठीक है। हम जैसे जैसे बोलने की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर गतिशील होकर बोलना है, कहाँ पर कैसे लय के माध्यम से बोलना है ना। तो उत्तर है यहाँ पर डी ऑप्शन, संभाषण। वाचन या फिर जिसे पठन कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर, मौन। व्यक्त पठन का अन्य नाम क्या है? सस्वर पठन, मौन पठन, गुप्त पठन, केंद्रित पठन। तो जो वाचन होता है, पठन होता है 2 तरह के, एक सस्वर और एक मौन। उसी में से सस्वर पठन जो होता है उसको व्यक्त पठन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, है ना, अपनी जो आवाज़ है उसको व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया व्यक्त पठन। आदर्श वाचन किसके द्वारा होता है? शिक्षक, छात्र, निरीक्षक, सहपाठी। उत्तर है शिक्षक, ठीक है। ये सस्वर वाचन का ही एक पार्ट होता है जो कि शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन किसके द्वारा होता है? शिक्षक, छात्र, निरीक्षक या फिर प्रधानाचार्य। तो उत्तर है यहाँ पर बी ऑप्शन, छात्र के द्वारा होता है। पाठकों की संख्या के आधार पर सस्वर वाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर उत्तर है 2, ठीक है। पाठकों की संख्या यानी कि कितने पाठक जो है वाचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या के आधार पर जो है सस्वर वाचन को जो है 2 प्रकार में बांटा गया है। एक व्यक्ति द्वारा आवाज़ करते हुए किए जाने वाले सस्वर वाचन को क्या कहते हैं? सामूहिक वाचन, समवेत वाचन, वैयक्तिक वाचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति जो है वाचन करता है, इसीलिए उत्तर क्या है? वैयक्तिक वाचन, ठीक है। जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सस्वर वाचन जो है पाठकों की संख्या के आधार पर 2 तरह के हैं, उसी का ही एक जो प्रकार क्या है? वैयक्तिक वाचन, जिसमें एक ही व्यक्ति आवाज़ करते हुए, क्योंकि सस्वर वाचन है तो आवाज़ करते हुए वो वाचन करता है। और अगर यहाँ पर एक व्यक्ति के जगह 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति होते तो क्या होता? सामूहिक वाचन। और समवेत वाचन भी वही है जो सामूहिक वाचन है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। किस समय छात्र की उच्चारणगत अशुद्धियों का ध्यान रखा जाता है और यथोचित यानी कि यथाउचित रीति से उनका संशोधन किया जाता है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम उच्चारणगत अशुद्धियों को कब निकालें एक बच्चे की? जब वो बच्चा बोल रहा होगा,
ठीक है। अब एक बच्चा कक्षा में कब बोलेगा? अनुकरण वाचन के समय बोलेगा। हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देता है, वो अलग बात है। लेकिन वाचन की अगर हम बात करें तो अनुकरण वाचन बच्चा जब करता है तभी हम क्या करते हैं, उसकी जो उच्चारणगत अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम जांचते हैं, परखते हैं और यथोचित रीति से उनका संशोधन करते हैं। तो बी ऑप्शन उत्तर है अनुकरण वाचन। मुख से आवाज निकाले बिना छात्रों के द्वारा पाठ का वाचन करना कैसा पठन कहलाता है? सस्वर, मौन, प्रकट, व्यक्तिगत। तो बोला गया है कि आवाज निकाले बिना यानी कि चुपचाप पढ़ना है, तो उसे क्या कहेंगे? मौन पठन या फिर मौन वाचन। किस प्रकार के वाचन के माध्यम से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से हो जाता है? सस्वर, मौन, व्यक्तिगत, सामूहिक। उत्तर है यहाँ पर मौन वाचन। बोला जाता है कि मौन वाचन के माध्यम से अर्थ ग्रहण जो है शीघ्रता से होता है, चुपचाप पढ़ने से, ठीक है। और भी होता है कि हम जो है जो भी पढ़ते हैं उसको गहराई से समझते हैं अगर हम मौन वाचन करते हैं। वस्तुबोध, गति एवं अवधान की दृष्टि से मौन वाचन के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2, 3, 4, 5। उत्तर है 3 प्रकार। तो उसकी जो आधार है उसको ध्यान में रखिए कि वस्तुबोध, गति एवं अवधान की दृष्टि से मौन वाचन के प्रकार 3 होते हैं। क्या क्या 3 होते हैं? गंभीर, और एक होता है द्रुत, और एक होता है विहंगावलोकन, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर पूछे कि मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं तो सिर्फ 2 प्रकार के ही होते हैं। एक गहन कह सकते हैं या फिर गंभीर कह सकते हैं, और दूसरा होता है द्रुत या फिर कहेंगे त्वरित। और यहाँ पर देखिए गंभीर मौन वाचन जो होता है एकदम बच्चा क्या करता है, एकदम गहराई से उसको पढ़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको जो है टॉपिक को समझना है अच्छे से। और द्रुत मौन वाचन जो होता है इसमें बच्चा क्या करता है, मतलब जल्दी जल्दी से उसको पढ़ के ख़त्म करना है, चाहे वो उसके बीच में जो कंसेप्ट है उसको समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करना है। और जो विहंगावलोकन ये क्या होता है, जैसे हम एग्ज़ाम से पहले करते हैं ना कि मेन पॉइंट जैसे हम पहले से अंडरलाइन करके रखे होंगे, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, मतलब एक बार ऊपर से नज़रें ऐसे उड़ा लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विहंगावलोकन। वाचन कौशल की किस विधि के माध्यम से पहले वर्णमाला के एक एक वर्ण का पठन होता है, फिर दीर्घतर शब्दों का, फिर वाक्यों का? तो ऐसी कौन सी विधि है, वाचन कौशल की कौन सी विधि है जिसके माध्यम से पहले वर्णमाला के एक एक वर्ण पढ़ता है बच्चा, फिर शब्द पढ़ता है, फिर वाक्य पढ़ता है? कथा विधि, वाक्य विधि, देखो और पढ़ो विधि, या फिर अक्षर बोध विधि? तो उत्तर है यहाँ पर अक्षर बोध विधि। जैसे कि लिखा है कि अक्षर बोध यानी कि अक्षर को समझना, ठीक है, तो पहले वो अक्षर को समझता है, फिर शब्द समझता है, फिर वाक्य समझता है। तो ये है वाचन कौशल की अक्षर बोध विधि। और इसका और एक नाम भी है वर्ण बोध विधि, ठीक है। फिर जो कथा विधि है वो है सुनी हुई कथा या फिर कहानी को भाषा के माध्यम से सरल शब्दों में सुनाना। वाक्य विधि जो है ये है वाक्यों के आधार पर पठन, ठीक है। देखो और पढ़ो विधि जो है इसमें चित्रों के माध्यम से शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। निम्न में से कौन सा पठन कौशल का उद्देश्य नहीं है? भावानुकूलित शब्दों एवं वाक्यों को विभाजित करके पढ़ने का कौशल विकसित करना, स्वतः अर्थग्रहण एवं सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता व स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, संधि, समास, प्रत्यय एवं उपसर्ग सहित शब्दों का विश्लेषण कर पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण की योग्यता उत्पन्न ना करना? तो पूछा गया है कि पठन कौशल का उद्देश्य नहीं है। और डी ऑप्शन में आप देखिए क्या लिखा गया है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण की योग्यता उत्पन्न ना करना, जबकि पढ़ने का मतलब ही है कि बच्चा पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करे। जब तक वो उसका अर्थ ग्रहण नहीं करता है वो पढ़ना असली मायने में पढ़ना नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण की योग्यता उत्पन्न ना करना
ये पठन कौशल का उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य है कि पढ़कर बच्चा जो है अर्थ ग्रहण करे। और फिर से पढ़ लीजिए, ये 3 उद्देश्य क्या होते हैं पठन कौशल के, कि भाव अनुकूलित शब्दों एवं वाक्यों को विभाजित करके पढ़ने का कौशल उसमें विकसित होना चाहिए, स्वतः यानी खुद अर्थ ग्रहण एवं सशक्त अभिव्यक्ति की योग्यता व स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास कर सके, संधि समास प्रत्यय एवं उपसर्ग सहित शब्दों का विश्लेषण कर पढ़ने की योग्यता का विकास हो सके। किसके द्वारा अक्षर, शब्द एवं वाक्य के स्वरूप का ज्ञान होता है? लेखन, श्रवण, वाचन, भाषण। उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन, लेखन। ठीक है, हम जब लिखते हैं तब हमें अक्षर, शब्द, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान होता है, कैसा उसका रूप होता है। ठीक है। किस विधि में कुछ मुद्रित पुस्तिकाएं ऐसी होती हैं, यानी कि प्रिंटेड जो हैं, जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं? ठीक है, ऐसे बिंदु 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 होके लिखा होगा और छात्र उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है और अभ्यास करते करते अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है। तो ये किस विधि में होता है? रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, मॉन्टेसरी विधि या फिर पेस्टाल्जी विधि। क्या होता है कि प्रिंटेड ऐसे बुक्स होते हैं जो मार्केट में भी मिल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, बिंदु 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 ऐसे होके आ ई कुछ भी ऐसे लिखा होगा। बच्चा क्या करता है, उसी में वो जो डॉट डॉट होते हैं ना, उसी को जोड़ जोड़ के वो लिखना जो है शुरू करता है। ठीक है, लिखना सीखता है, अभ्यास करता है और धीरे धीरे वो लिखना सीखता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं? और ये जो है ये सारे लेखन कौशल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। मतलब एक उसका रूप जो है दे दिया गया है, उसी को बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। किस विधि में अध्यापक श्यामपट्ट पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि वो नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे? पेस्टाल्जी, मॉन्टेसरी, स्वतंत्र अनुकरण, रूपरेखा अनुकरण। तो यहाँ पर आप इन दोनों को तुलना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि प्रिंटेड जो बुक है उसमें एक रूप दिया गया होता है, तो जो बालक होता है वो उसमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता है। जो उसके सामने जो रूप होता है उसी रूप को ही वो अनुकरण करने के लिए बाध्य है। ठीक है, जो कि रूपरेखा अनुकरण है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टीचर जो है एक कुछ भी लिख देते हैं और उसी को कहते हैं कि तुम इसे देख देख के नीचे लिखो। ठीक है, तो वो स्वतंत्र रहता है, वो गलत लिख सकता है, वो टेढ़ा लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से वो अनुकरण करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें क्या होगा, फिर से देखिए कि अध्यापक जो है श्यामपट्ट पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देते हैं और बालक से कहते हैं कि वो नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखें। किस विधि में आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ तीनों से सहायता ली जाती है? बालक पहले अक्षरों को देखता है, उनकी ध्वनियों को कानों से सुनता है और रेग माल आदि के अक्षरों पर अंगुली फेरता है और अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर लिखना सीखता है। पहले देखता है, ठीक है, सुनता है, हाथ से फेरता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो पेस्टाल्जी, मॉन्टेसरी, स्वतंत्र अनुकरण या फिर रूपरेखा अनुकरण। इसका उत्तर है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में बच्चे के आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियाँ और हाथ तीनों से सहायता ली जाती है। किस विधि में वर्णों की आकृति को खंड खंड करके उनका अभ्यास कराया जाता है? ठीक है, यानी कि अगर अ है उसको भी पहले उसका जो तोड़ा हुआ जो अंश होंगे उसी को वो जोड़ जोड़ के सीखेगा। ठीक है, पेस्टाल्जी, रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, मॉन्टेसरी। तो इनमें से उत्तर होगा पेस्टाल्जी। पेस्टाल्जी विधि में क्या होता है कि वर्णों की आकृति को खंड खंड करके उनका अभ्यास कराया जाता है। ये सारे जो हैं भाषाई कौशलों की विधियों से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इन्हें भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर मॉन्टेसरी में क्या हुआ कि वो अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज कर रहा है और यहाँ पर जो है पेस्टाल्जी में देखिए कि वर्णों की आकृति को खंड खंड करके वो पढ़ता है।
किस विधि में छात्र शब्दों का मिलान करता हुआ पूरा वाक्य लिखने का अभ्यास करता है? मॉन्टेसरी, पेस्टाल्जी, जकोटार्ट, स्वतंत्र अनुकरण। तो यहाँ पर होता क्या है, उत्तर देखिए सी ऑप्शन है, जकोटार्ट विधि कहते हैं इसको, जिसमें इसका जो प्रवर्तक थे वो जकोटार्ट थे, इसीलिए जकोटार्ट विधि कहते हैं। ठीक है, तो शब्दों का मिलान क्या है कि शिक्षक जो हैं एक वाक्य लिखेंगे जो कि बच्चा जो है पहले से पढ़ा होगा। ठीक है, तो शिक्षक एक वाक्य लिख देंगे और बच्चा को जो है वो लिखना होगा, उसी वाक्यों को बच्चा लिखेगा, वो एक एक शब्द देखेगा लिखेगा, एक एक शब्द देखेगा लिखेगा। उसके बाद जब पूरा वाक्य हो जाएगा ना, जब बच्चा पूरा वाक्य लिख देगा, उसके बाद वो फिर से अपना जो लिखा हुआ वाक्य है उसको फिर से टीचर का जो वाक्य है उससे वो मिलान करेगा, मैच करेगा। तो इसे कहते हैं कि मिलान करता हुआ पूरा करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जकोटार्ट विधि। वो लिखावट जो अच्छे ढंग से लिखी गई हो, जो अच्छी प्रकार से पढ़ी जा सके और जिसे अच्छी प्रकार से समझा जा सके, क्या कहलाती है? सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख। तो यहाँ पर लिखावट की बात पूछी गई है, तो उत्तर है सुलेख है। सुलेख यानी कि अच्छा लेख कह सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे ढंग से लिखा जाता है अच्छे प्रकार से, ताकि पढ़ा जा सके और अच्छे प्रकार से समझा जा सके, तो ये है सुलेख। और अनुलेख आपने पढ़ा है कि अगर श्यामपट्ट पर शिक्षक जो है कुछ लिखते हैं और बच्चा उसका अनुकरण करता है, तो अनुलेख अगर कोई बुक से, कोई पेपर से अगर देख के लिखता है बच्चा अनुकरण करके, तो वो प्रतिलेख। ठीक है, और श्रुतलेख जो है अगर टीचर कुछ बुला रहे हैं और उसको सुनते हुए बच्चा अगर लिखता है तो वो भी अनुकरण करते हुए ही लिख रहा है, तो वो हो गया श्रुतलेख। ठीक है, सुनकर वो लिखता है। किस विधि में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है? प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उद्बोधन विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि? तो पूछा गया है कि प्रश्नों के माध्यम से वो छात्रों से उत्तर प्राप्त करते हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हैं, तो प्रश्नों के माध्यम यानी कि प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु, मैकले, प्लेटो या सुकरात? तो इसका उत्तर है सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि जो है इसके प्रवर्तक सुकरात हैं, इसीलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है।